पोषक तत्व ऐसे हैं जो फसलों के लिए जरूरी हैं। वैसे 17 हैं, पर एनपीके जो है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति से निःशुल्क रूप से पेड़ पौधों को मिल जाते हैं। अब जो 14 हैं उनमें 3 जो एनपीके हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ये मुख्य पोषक तत्वों को हम कृषि में ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि देते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा समझो नत्रजन स्फुर विष्णु स्वरूप है, महेश पोटास में सल्फर जिंक अनूप। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका रोल कुछ इस तरह का है। कहते हैं हरियाली दे नत्रजन, नाइट्रोजन डालने से क्या होता है, खेत में हरियाली आती है, यूरिया डालने से एकदम खेत हरा भरा हो जाता है। तो हरियाली दे नत्रजन स्फुर दे आधार, फास्फोरस डालने से क्या होता है, जड़ों का विकास। मुख्य काम अगर हम बात करें तो जड़ें मजबूत होती हैं। तो स्फुर दे आधार, पोषण हार पोटास की महिमा अपरंपार। और पोटास की तो बहुत सारी महिमा, चाहे रोगों के प्रति जो है सहनशीलता की बात हो। तो इस तरह से हम इन 3 मुख्य पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 11 और जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको भी फसल में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन गिर जाता है। तो अगर हम हर पोषक तत्व के लिए, कैल्शियम के लिए अलग कुछ डालें, जिंक के लिए जिंक सल्फेट डालने लगे, सल्फर के लिए भी आजकल बेंटोनाइट सल्फर और दूसरी चीज है, तो क्या 11 पोषक तत्वों को किसान को अलग से इस तरह से डालना चाहिए? तो फिर इसका क्या विकल्प हो सकता है? अभी जैसे कि आदरणीय रघुवंशी सर ने, शर्मा सर ने चर्चा की, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, डीएपी की क्राइसिस जो है, हम कहें कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर की क्राइसिस है। आज आप एनपीके या 20-20-0-13 की बात करें तो मार्केट में शायद वो भी नहीं मिलेगा। और आने वाला ये संकट अभी का नहीं है, आगे भी बरकरार रहेगा। ऐसे में हमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पे जाने की जरूरत है। सर ने बताया अभी कि रसिया यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है, मिडिल ईस्ट का भी सर ने संघर्ष बताया, हमास इजराइल का बताया। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ी रही है, ऊपर से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं डीएपी की जो रेट है वो बहुत हाई हो गई है। अगर हम बात करें तो लगभग $550 से $600 प्रति टन की रेट आज के समय में डीएपी की मार्केट में लगभग चल रही है। तो इतना महंगा, यानी अगर इसे हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 47,000 से 50,000 रुपए टन। अगर हम उसको 550 से भी कैलकुलेट करें तो 47,000 रुपए प्रति टन डीएपी आ रहा है। यानी हम 23,500-2400 रुपए की एक बोरी को हम मान के चल रहे हैं। और सरकार ने एमआरपी घोषित कितनी कर रखी है, 1350 रुपए। यानी कि सरकार को करीब करीब उस पर अभी इस समय, पिछले 10 दिन पहले ही सर को मालूम है कि गवर्नमेंट ने जो है अभी एनबीएस घोषित किया है। और उस एनबीएस थोड़ा सा, आप लोग कृषि के अधिकारी हैं तो ये टेक्निकल चीज है तो मैं बता सकता हूं। एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी गैर यूरिया जो उर्वरक हैं उनके ऊपर सरकार प्रति किलोग्राम कितना न्यूट्रिएंट है उस खाद में, उसके हिसाब से सब्सिडी घोषित करती है। यानी आज के बाद से आप हर खाद को देख के ये बता सकते हो कि इस पर सरकार ने कितनी सब्सिडी घोषित की है। जैसे 10 दिन पहले अभी सरकार ने यूरिया के ऊपर जो है बात करें तो लगभग 43 रुपए की सब्सिडी प्रति किलोग्राम घोषित की है। और डीएपी फास्फोरस के ऊपर लगभग 30 रुपए कुछ 90 पैसे के आसपास है, 31 रुपए के आसपास। तो ऐसे अगर हम डीएपी का कैलकुलेशन करें तो 18 गुणा 43 नाइट्रोजन है और 31 गुणा 46 तो लगभग 1100 रुपए बैठता है। तो 1350 एमआरपी है और सरकार दे रही है कंपनी को कितना, 1100 रुपए। तो लगभग 2450 रुपए पहुंच रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2300-2400 रुपए में तो हमें ये विदेशों में खरीदने के लिए पड़ रहा है। फिर वहां से ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप होगा, फिर पोर्ट पे जो हैंडलिंग होगी, वेयर हाउसिंग होगी, फिर वहां से रैक से मटेरियल किसी प्लेटफॉर्म पे आएगा, फिर वहां से ट्रकों के माध्यम से किसी वेयर हाउस में जाएगा, वहां से रिटेलर की दुकान पर जाएगा। तो ये बीच में हैंडलिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसी कंपनी का प्रॉफिट होगा, किसी होलसेलर का प्रॉफिट होगा, रिटेलर का प्रॉफिट होगा। तो इतनी सारी चीजें जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये कंपनियों को घाटे का सौदा लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और कोई गारंटी नहीं है सरकार फिर से सब्सिडी दे दे, अभी 24,750 करोड़ रुपए किए, अगले हफ्ते फिर से बढ़ जाए। तो ये कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां से शुरुआत होती है हमारी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की।
कहीं ना कहीं हमें उन विकल्पों की तरफ जाना होगा जो हम पहले से हमारे कृषि वैज्ञानिक अनुशंसा करते आए हैं और उनकी तरफ बात करते आए हैं। तो ये बहुत जरूरी है। एक चीज, आप सभी लोग गांव में जाते हैं, कृषि विस्तार अधिकारी हैं इनमें ज्यादातर, तो एक नाडेप टांका, मैं हमेशा एक बात करता हूं, हर गांव में मैंने बने देखे हैं ईंटों के जालीदार टांके, लेकिन आज तक मेरा दुर्भाग्य रहा या क्या पता क्या रहा, मैंने किसी भी टांके को प्रॉपर तरीके से भरे हुए नहीं देखा। एक बहुत शानदार तरीके से एक बने हुए स्ट्रक्चर को बहुत कम लागत में किसान उसका उपयोग कर सकते हैं बेहतर खाद बनाने के लिए। करना क्या है हमें, अगर मान लो नहीं बना तो किसान को आप सलाह दो कि आप खुद अपने पैसों से बनाओ, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला है, बहुत सस्ती तकनीक है और बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। खाद की पूर्ति करेगा। अभी आदरणीय शर्मा सर ने CN रेशो की बात की, हमारी जमीन में कार्बन की कमी हो रही है, कार्बन की पूर्ति कौन सा फर्टिलाइजर कर सकता है? बिना कार्बनिक खादों के उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। सर ने पंजाब का उदाहरण दिया, तो क्या हम अपनी मिट्टी की दशा उस तरह की रखना चाहते हैं? तो एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि क्या कहते हैं, चलिए बात करें हम कि उसको कैसे बनाते हैं। तो नाडेप टांके को बनाने के लिए हमें 15 क्विंटल कचरा ले लेना है ना, 20 क्विंटल मिट्टी ले लेना है, 1 क्विंटल गोबर लेना है और पानी भर के रख लेना है। इसके लिए कहते हैं कि कचरा कुंटल 15, गोबर कुंटल 1, मिट्टी कुंटल 20 हो, पानी हो बेनेक, इतना रख लो और एक हौदी बना लो। हौदी कितनी हो? 4-8 की लंबी चौड़ी हो, ऊंची 2 हाथ, इतनी लंबी चौड़ी एक ईंटों की टांका बना लो। उस टांके में अब इसको भरना कैसे है? 4 अंगुल कचरा भरना है, उसके ऊपर 2 अंगुल मिट्टी डालनी है और गोबर का घोल बना के उसमें ऊपर डाल देना है। 2 आदमी उसके ऊपर चलते जाएं। उसकी और अच्छी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आदरणीय शर्मा सर ने और रघुवंशी सर ने जो बायो फर्टिलाइजर की बात की, NPK कंसोर्टिया हो गया, PSB हो गया हमारा फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, सर ने बताया कि KMB पोटास सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आता है, एक ZSB भी आता है जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बहुत सस्ती 100 200 ml की बोतल 30 रुपए की आती है। किसान को सलाह दो कि गोबर के घोल में घोल के इसे भी छिड़क दें। जब ये जाएगा वो 4 अंगुल कचरा, 2 अंगुल मिट्टी और उसके बाद गोबर का घोल, जब ये हम वहां पे छिड़केंगे तो क्या होगा कि इस तरह से हम इसको बनाते बनाते ऊपर तक भर देंगे और ऊपर इसको झोंपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना के इसको गोबर से लीप देंगे। अब क्या होगा कि 4-5 महीने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन खाद किसानों के लिए मिलेगी। और इस तरह की खाद अगर किसान अपने खेतों में उपयोग करेगा तो CN रेशो बढ़िया रहेगा। मिट्टी के जो pH मान जो अम्लीय और क्षारीय की तरफ जा रहा है वो बैलेंस की तरफ रहेगा। मिट्टी के जो पोर हैं, जो रंध्रावकाश हैं, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से वायु का आवागमन उनमें हो पाएगा और मिट्टी का जो रंग है वो भी सही रहेगा और मिट्टी की दशा ठीक हो पाएगी। तो इस तरह की टेक्निक को उपयोग करें। बायो फर्टिलाइजर में आजकल जो है बायो कैप्सूल मार्केट में आ गए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे से जा रही है। आज नैनो टेक्नोलॉजी, सर ने बताया कि नैनो पार्टिकल्स जो है वहां आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमें इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, किसान को बताना होगा। कुछ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हमारे BTM बता रहे थे अपना अनुभव के, जो बायो कैप्सूल है उसका बहुत शानदार रिजल्ट रहा। यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए थे तो उसको जो है हम बाल्टी में घोल के जो है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो लॉस होता है बैक्टीरिया का वो बहुत कम होता है। तो इन चीजों का हमें अपनी खेती में कहीं ना कहीं उपयोग करना होगा। PSB कल्चर को भी कहीं ना कहीं अपने खेत में, चाहे लिक्विड हो, चाहे फिर वो पाउडर के रूप में हो या कैप्सूल के रूप में हो, इन्हें अपने खेत में हमें इस्तेमाल कराना है, किसान को इस्तेमाल करने की सलाह देना है। क्योंकि PSB कल्चर, आप सभी लोग एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हो, आपको बताना ज्यादा ठीक नहीं, फिर भी एक रिवाइज करा देता हूं कि जैसे हम दूध में 1 चम्मच दही डालते हैं तो 5 किलो दूध को सुबह वो दही बना देता है, वैसे ही PSB कल्चर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जब मिट्टी के अंदर पहुंचते हैं, चाहे फिर हम जो है जड़ों का उपचार कर दें और उस जड़ों को पौधों को लगाएं तो उस क्षेत्र में फैल जाएंगे, या फिर एक मटके में नीचे छेद कर दें और सिंचाई की नाली में रख दें, खाद में मिला के, मिट्टी में मिला के जुताई कर दें, किसी भी तरह से ये खाद जमीन में पहुंच जाए तो ये क्या करेगी कि जो जमीन के अंदर, सर ने बताया कि 83% फास्फोरस जो पड़ा हुआ है, उस फास्फोरस को क्या करेगा, अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में लेके आएगा। और कहीं ना कहीं जो DAP की जो आज क्राइसिस है
उसमें किसानों के लिए मददगार साबित होगा। तो इन चीज़ों को जो है हमें अपने चीज़ों में शामिल करना है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी जो इस लेक्चर में कवर कर दी INM की, तो मैं बहुत ज़्यादा INM पर बात नहीं करूँगा। मैं बात अब हॉर्टिकल्चर की बात अगर करें तो चूंकि एग्रीकल्चर एक जो हॉर्टिकल्चर है वो कृषि की ही एक शाखा है, तो कहीं ना कहीं जब आप किसानों के पास जाते हो तो किसान आपको उद्यान की संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ जानकारी हो, अगर नहीं है तो एक वेबसाइट जो है, जैसे आपका MP किसान ऐप है, वैसे ही उद्यानिकी का एक ऐप है जिसका नाम ऐप नहीं है, वेबसाइट है MPFSTS। आप नोट कर लें अगर किसी को नहीं मालूम, तो MPFSTS पे किसान जाके वहां किसान पोर्टल पे अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो क्योंकि आज आप भी जानते हैं कि सभी योजनाएं जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो किसान को अगर उद्यानिकी विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेना है तो उसको ऑनलाइन जो है अपना पंजीयन करना होगा। दूसरी चीज, अपने क्षेत्र के RHEO का नंबर आप किसान को दे सकते हैं। ये हमें ऐसे काम करना होगा। संबंधित RHEO, जैसे हम लोगों से कभी कोई किसान कृषि विभाग की बात करते हैं तो हम उस क्षेत्र के RHEO का नंबर उनको दे देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं मालूम, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं और उन योजनाओं का लाभ उसे दिला सकते हैं। तो एक काम तो ये करना है। मोटी मोटी अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो एक जैसे 20 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर है, उद्यान की विभाग से उस पर लगभग 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। तो कोई किसान अगर वो लेना चाहता है तो आप जो है उस ट्रैक्टर के लिए आप बता सकते हो उनको। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर जो आते हैं उनकी अलग अलग रेंज है, उन पे